हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डीमेरिट्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग और टॉपिक हुआ खत्म कि लीज फाइनेंसिंग के क्या क्या डीमेरिट्स हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में लीज फाइनेंसिंग का मतलब पढ़ा, मेरिट्स पढ़ लिए, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंड है उसको पढ़ेंगे। तो लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं हमारे पास लीज फाइनेंसिंग की। सबसे पहली, A lease arrangement may impose certain restrictions on the use of asset। भाई जब मैंने अपना एग्जांपल लिया था कि मेरा दोस्त है अमित, ठीक है, और मैंने यानी अमित कौन हो गया मेरा लेसी, और मैंने उसको दिए थे अपने स्पीकर, तो मैं उसको कह दूंगा कि भाई ये मेरे हैं, मालिकाना हक इनके ऊपर मेरा है, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दूंगा कि भाई तू ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे ये चेंज मत कर दियो, इसको ऐसे लगाइयो, इसको इस तरीके से। यानी कि लीज फाइनेंसिंग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया जाता है एसेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इट मे नॉट अलाउ द लेसी टू मेक एनी ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन इन द एसेट। मैं कह दूंगा कि भाई किसी भी प्रकार की ऑल्टरेशन या फिर मॉडिफिकेशन मेरे स्पीकर्स में तुझे नहीं करने। जिस तरीके से मैं तेरे को दे रहा हूं, इतने टाइम पीरियड बाद ज्यों का त्यों मेरे को वापस कर दियो। तो इसमें जो हमारा लेसी होता है वो कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर ऑल्टरेशन उसके अंदर नहीं कर पाता। अगर उसको जरूरत भी होती है करने की तो वो नहीं कर पाता। क्लियर? द वेरी फर्स्ट। सेकेंड इज द लेसी नेवर बिकम द ओनर ऑफ द एसेट। कई बार क्या होता है, जितने का मैंने मान लो परचेज किया था मैंने 20,000 का, ठीक, और अब तक ये मेरे को इतना पेमेंट कर चुका है कि 20,000 से ज्यादा हो चुकी है, उसके बाद भी ऑनर अमित नहीं बनेगा। इसके ऊपर मालिकाना हक मेरा ही रहेगा। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होने के बाद ये मेरी एसेट मेरे पास वापस आएगी। तो लीज फाइनेंसिंग में जो लेसी होता है वो कभी भी पेमेंट करने के बाद भी ऑनर नहीं बन पाता। द थर्ड इज इफ एसेट बिकम ऑब्सोलीट और अनयूजेबल द रिमेनिंग लीज पेमेंट मस्ट बी पेड। अगर कल को जो मैंने उसको एसेट दी थी वो कल को खत्म हो गई, अनयूजेबल रह गई, ऑब्सोलीट हो गई, उसके बाद भी जितनी भी रिमेनिंग की पेमेंट होनी थी, मेरा लेसी मेरे को वो पेमेंट करेगा। द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द रियल एसेट सच एज लैंड और बिल्डिंग। भाई जो रियल एसेट्स होती हैं आपकी, इनकी जो वैल्यू होती है ये टाइम के साथ बढ़ती है, ठीक है, बट मे इंक्रीज ड्यूरिंग लीज पीरियड। अगर मैंने इनको लीज पर पहले से दे रखा है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, पहले से किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो मैं इसके ऊपर अपना वो इंटरेस्ट का रेट बढ़ा नहीं सकता, या अगर कल को घट रही है तो मैं घटा नहीं सकता, ठीक। द लास्ट इज सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स या फिर इंसेंटिव्स सच एज सब्सिडी मे नॉट बी अवेल ऑन द लीज्ड इक्विपमेंट। जितने टाइम के लिए मेरी कोई भी एसेट के ऊपर मैंने लीज फाइनेंसिंग कर रखी है, लीज पर दे रखी है, उसके ऊपर अगर उस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट या फिर कोई भी इंसेंटिव मिलता है सच एज सब्सिडी, तो वो उस टाइम के दौरान उस एसेट के ऊपर मान्य नहीं होगा। क्लियर? आई होप आपको लीज फाइनेंसिंग के सारे डीमेरिट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशन कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।